इस हफ्ते की जो बड़ी घटनाएँ हैं, उसमें सबसे बड़ी घटना तो कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, यानी घोषणा पत्र है, वो है। लेकिन उस पर मैं आखिर में बात करूँगा। एक खबर को ये जो गोदी मीडिया है, वो 12 दिन से दबा रहा था। लेकिन अभी इस हफ्ते वो उभर के सामने आ गई। यानी ये खबर थी 25 मार्च की। गुजरात के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने कहा था कि देखो, जब बाहर के लोग आए, बाहर के विदेशी शासक आए, तो जो हमारे महाराजा थे, उनका इशारा राजपूतों की तरफ था। वो लोग जो है उनके आगे झुक गए, उन्होंने उनसे अपनी रोटी-बेटी का संबंध बना लिया। लेकिन हमारा समाज ना झुका और ना हमने धर्म परिवर्तन किया, हम अंग्रेज़ों के सामने भी नहीं झुके और दूसरों के सामने भी नहीं झुके, यानी मुगलों वगैरह की तरफ ही जा रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक केंद्रीय मंत्री का है और वो गुजरात के राजकोट से सांसद है। तो इसके खिलाफ जो राजपूत समाज है, उसने अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के सामने कोई बात करो तो वो अपनी उसकी नाक का मसला बना लेते हैं। अब जबकि ये मामला उठते-उठते गुजरात से राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया और उत्तर प्रदेश में पहुँच गया, तो हमारे प्रधानमंत्री अब जो है वो वहाँ की बात कर रहे हैं कि भई मणिपुर में जो हुआ था वो जो है वो बहुत गलत हुआ था। हालाँकि अब वो मसला पुराना हो गया, अब ये मसला है। अब जो क्षत्रिय समाज है, यानी मैं तो ये समझता हूँ कि बनिया के बाद क्षत्रिय समाज ही जो है वो बीजेपी का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ब्राह्मण तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ और कभी बीजेपी के साथ जो है वो रहे हैं। लेकिन ये जो राजपूत समाज है, इसने हमेशा जो है वो भाजपा का साथ दिया। ऑफ कोर्स बनिया तो उनके घर के हैं। तो ये जो समाज है, अब वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। आज जो है वो उत्तर प्रदेश के ननौत में वो स्वाभिमान महाकुंभ हुआ और उसमें पंजाब के, दिल्ली के और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम लोग जगह के जो है वो नेता जमा हुए क्षत्रिय समाज के और उन लोगों ने ये कहा कि भाई हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको जो है वो भाजपा को हराना है। जो भी कैंडिडेट भाजपा को हराएगा, वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसका समर्थन करेंगे। इस तरह की भाषा पहले मुसलमान बोलते थे कि हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कैंडिडेट किस पार्टी का है। हमको इससे मतलब है कि अगर वो भाजपा को हरा सकता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो वही भाषा जो है वो अब क्षत्रिय समाज जो है वो कह रहा है और इसका कारण ये है कि जब भाजपा से कहा गया कि भाई आप जो है वो उनका वो अभी उम्मीदवार है उसको हटाइए, तो भाजपा ने अनदेखी की। तो 5 जो क्षत्रिय समाज की महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि हम गांधीनगर में जाके भाजपा का जो दफ्तर है, ऑफिस है, उसके सामने जो है वो आत्मदहन कर लेंगे और उन्होंने मेहंदी लगा ली, मंदिर चली गए। तो फिर जाके ये खबर बनी और उनको घर पे जाके रोका गया कि भाई नहीं आप निकले, उनके घर के बाहर पहरा लगा दिया गया। तो ये भाजपा के लिए एक खतरनाक खबर है और क्षत्रिय समाज का कहना है कि हम इसी तरह के महाकुंभ जैसे कि यूपी में हुए हैं, वैसे हर जगह करेंगे और भाजपा के खिलाफ जो है वो माहौल बनाएँगे। दूसरी एक खबर है मथुरा की। मथुरा में एक लोकेश प्रताप नाम के फौजी की जो है वो हत्या हो गई। तो वहाँ के लोगों ने वो रोड को जाम कर दिया। अब उस जाम की वजह से मोदी अपने योगी जी जाने वाले थे। हेमा मालिनी जो नामांकन किया है तो उसकी सभा में, तो वो जा नहीं सके। तो पुलिस ने जो है वो 11 लोगों को नामज़द और 600 लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया। तो एक तरफ तो योगी जी का समाज उनके खिलाफ जा रहा है, दूसरे उनके अपने प्रदेश में वो अपनी सभा में नहीं जा पा रहे हैं और वो जो है वो लोगों के खिलाफ केस लगवा रहे हैं। एक और खबर मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार अंसारी के बारे में बीजेपी ये कहती रही है कि वो बहुत खूंखार अपराधी थे।
लेकिन अभी जो है वो उनके घर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए और उन्होंने उनके बेटे से, उनके भाई से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में उनकी मौत की हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएँगे। यही बात जो है वो पिछले दिनों जो भाजपा के साथ सरकार में शामिल है, निषाद पार्टी के लीडर, उन्होंने भी ये बात कही कि भई मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने में कोई गलती नहीं है। संजय निषाद ने ये बात कही और फिर ये कि इसमें उनके तहत जो है वो हमदर्दी होनी चाहिए। तो एक तरफ मुख्तार अंसारी का भी मामला जो है वो दिन-ब-दिन गरम होता जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई, बड़ी दिलचस्प खबर है। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद मामला हुआ लेकिन 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अचानक यूपी मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। और आप देखिए कि यूपी की जो सरकार है, उसने कोर्ट में कहा कि नहीं वो संवैधानिक है, वो असंवैधानिक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं वहाँ धर्म की तालीम दी जाती है तो धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। हालाँकि वकील ने समझाया कि धर्म की तालीम देना और वो अलग चीज़ है और ये जो है वहाँ पे सारा कुछ पढ़ाई होती है और धर्म की तालीम भी देना दी जाती है और वो कोई धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। तो इन लोगों ने इतनी कमज़ोर पैरवी की योगी सरकार ने कि हाई कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ गया। अब अगर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ फैसला आता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो यूपी की सरकार ने कह दिया कि हमको जो है वो फैसला मंज़ूर है और उसके नतीजे में ये हुआ कि 17 लाख छात्र जो है वो मदरसा बोर्ड के तहत पढ़ते हैं। तो उनका जो भविष्य है वो दाँव पे लग गया। लेकिन योगी सरकार को इसकी पड़ी नहीं है कि ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अनुदान नहीं देंगे, ये दूसरी स्कूलों में जाएँ। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता, यह असंवैधानिक है, इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाएगी और इस पर आगे सुनवाई होगी। तो इस बात की बड़ी उम्मीद है कि जो है वो ये फैसला रद्द हो जाएगा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो अंदाज़ है, उससे यही लगता है कि वो जो इतने 17 लाख जो छात्र हैं, उनका ख़्याल किया जाएगा और जो है वो ये मामला संवैधानिक ठहरेगा। आखिर में मैं घोषणा पत्र की बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र और उसके बारे में ये है कि उसमें बहुत सारी जो है वो कल्याणकारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। उसको उन लोगों ने न्याय पत्र कहा, यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है। ये कहा गया कि मज़दूरी जो न्यूनतम है, वो 400 रुपए होगी और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएँगे सालाना। एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, जाति जनगणना की जाएगी और ये जो लिमिट है कि भाई 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं हो सकता, इसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। वैसे भी वो जो उसकी ईपीडब्ल्यू के बाद जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया और उसके अंदर गरीबों को उस गरीब लोगों के रिज़र्वेशन में जो है वो सिर्फ़ गैर दलित लोगों को शामिल किया गया था, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम 3 डब्ल्यू पे काम करेंगे, वेल्थ पे और रोज़गार पे, वर्क पे और वेलफेयर पे। यानी वर्क, वेल्थ और वेलफेयर। और वर्क का मतलब है कि सारे लोगों को रोज़गार मिले, वेल्थ का मतलब है कि लोगों की आमदनी बढ़े और वेलफेयर का मतलब ये है कि सरकारी जो स्कीमें हैं उससे लोगों का फ़ायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ़ अडानी और अंबानी का ही फ़ायदा हो, उनका जो है वो लाखों रुपए का वो कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए और लाखों करोड़ रुपए का और गरीब किसान जो है वो अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो। और भी 2-3 बातें बहुत अहम है, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया गया है उसमें। ईवीएम के बारे में कहा गया है कि सारे वीवीपैट से जितनी भी पर्चियाँ निकलेगी, वो सबको जो है वो ईवीएम के साथ जो है वो मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। और इसी तरह से दल बदली के कानून में सख्ती की बात है कि कोई दल बदली करेगा, तो जो है उसको उसकी वो रद्द हो जाएगी। और जो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको भी खत्म करने की बात की गई है। तो इस तरह से ये 42 पेज का जो है वो ये मैनिफेस्टो है और ये एक इसको लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं
कि इस घोषणा पत्र में एक क्रांतिकारी रुख है इसमें, और इसमें समाज में न्याय इंसाफ की बात की गई है। और अगर लोगों की समझ में ये न्याय की बात आ जाती है, तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बीजेपी इन चीज़ों से इतनी घबराई हुई है कि नीतीश कुमार ने एक जलसे में कह दिया कि इस बार जो है वो 4000 सांसद जीते, 4000 से ज़्यादा सांसद जीतेंगे और मोदी को समर्थन करेंगे। और मदन लाल शर्मा जो राजस्थान के, उन्होंने कह दिया कि 2014 और 2025 में राजस्थान के लोगों ने जो है वो 25 सांसदों को जिताया। तो इससे मालूम पड़ता है कि इनका मानसिक संतुलन जो है वो उखड़ रहा है, बौखलाहट का शिकार है क्योंकि भीड़ नहीं आ रही है। तो ये अच्छे संकेत हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे-जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, बीजेपी की मुश्किलात बढ़ेंगी और 4 जून को जो नतीजे आएँगे, उससे लोगों के अंदर कुछ संतुष्टि आएगी और ये जो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल लगा हुआ है, ये खत्म होगा। शुक्रिया।